नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी। मैं हूं पिनास से। अगर आज की बड़ी खबर नेपाल की त्रासदी से जुड़ी हुई है, जहां अभी तक खतरा मंडराया हुआ है। जी हां, नेपाल एक तरह से कहें त्रासदी पार्ट 2 कभी भी आ सकती है और उससे भी भयावह हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। नेपाल में 2 दिन पहले आई तबाही से अभी तक लोगों का रेस्क्यू रिलीफ भी ठीक से नहीं हो पाया है, लेकिन इसके ऊपर अब एक नया खतरा जो है वो आकर खड़ा हो गया है। नेपाल में नई तबाही का काउंटडाउन सब गिन रहे हैं। हेलीकॉप्टर चॉपर से नजर रखी जा रही है। नेपाल के ऊपर आई तबाही से एक झील बन गई है, जिससे पानी का ओवरफ्लो होने लगा है। आपको बताएं, जो फ्लैश फ्लड आया था, हुआ क्या था। लांगटांग के पास ग्लेशियर टूटता है। ग्लेशियर टूटने के पास लेहदे खोला नदी में जाता है वो ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े और पानी पूरा बहता हुआ मलबे के साथ, और फिर वो नीचे जो है लेहदे खोला, भूटाकोशी और फिर त्रिशूला, यानी कि इस तरह का पूरा रूट ट्रैवल करते हुए आता है। लेकिन वो जो नदी बनती है ना ग्लेशियर टूटने के बाद, वो ओवरफ्लो होके नीचे बहती है, जिससे इतनी बड़ी तादाद में फ्लैश फ्लड आ जाती है। अभी वो जो जिसे कहते हैं ना, एक प्राकृतिक डैम की तरह से वो बन गया है। अगर वो टूटेगा, दबाव से फटेगा, तो उसके बाद कितनी बड़ी प्रलय आ सकती है, इसकी आशंका जस की तस बनी हुई है। तो इसका खतरा जो है वो हर बीतते पल के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। ये झील तबाही वाले इलाके से करीब 6 किलोमीटर ऊपर बनी हुई बताई जा रही है, जिसके बाद नेपाल में एक बार फिर महा तबाही का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल और तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी दावा कर रहे हैं कि इस बार नेपाल में 26 अगस्त से ज्यादा खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। आप जरा सोच के देखिए कि वो नदी ओवरफ्लो हुई है तो इतनी तबाही आई है। अगर वो नदी जो प्राकृतिक डैम की तरह से बन गई है, वो अगर टूटेगी, वो जो झील जो होती है, तो फिर क्या स्थिति होगी। आपको बताएं, अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है उसमें 538 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हम लगातार आपको ये टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। आपको बताएं कि जो तिब्बत की तरफ का जो पूरा का पूरा रास्ता है, वहां पर एक ग्लेशियर जो है वो टूटता है। लांगटांग के पास वो ग्लेशियर टूटता है। आपको अपनी स्क्रीन पर मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि ये झील कहां पर बनी है। आप जरा देखिए कि किस तरह से ये पूरी की पूरी झील बन गई है। ऊपर देखिए, ये जो चोटी है, ये पूरी दुनिया की अगर ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो 99 नंबर पर आती है। तो कितनी ऊंचाई से पानी नीचे आया होगा, तो इसीलिए उसका वेग जो होता है ना, उसकी स्पीड जो होती है, उसमें प्रेशर जो होता है, वेलोसिटी, वो कितनी ज्यादा हाई रही होगी। तो ये जो लांगटांग की जो पूरी की पूरी पीक है, इसको आप समझिए कि यहां पर ये दुनिया की 99 नंबर की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, और लगभग इसकी हाइट जो है वो 15,000 फीट से ज्यादा बताई जाती है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां से जब वहां पर एक ग्लेशियर का टुकड़ा, बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा, वो टूट के नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद किस तरह की तबाही, वहां पर ग्लेशियर का जो टुकड़ा नीचे आता है तो तबाही मचाता है। एक प्राकृतिक डैम जिसे कहते हैं वो बन जाता है, और उसके बाद 6 किलोमीटर के नीचे आकर वो प्राकृतिक डैम बन जाता है। जब वो नदी जो है, एक तरह से उसको कहिए झील जो है, वो ओवरफ्लो होती है, तो नीचे पूरा पूरा लैंडस्लाइड और मलबा नीचे तक पहुंचता है। लेकिन अब मैं आपको जरा एक AI एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं कि अगर ये जो प्राकृतिक डैम, झील, अगर ये टूटती है तो फिर कैसी तबाही आएगी। जरा देख लीजिए कि 6 किलोमीटर दूर जाकर ये पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। उसमें पानी जो है वो जमा हो गया है और चट्टानों की वजह से वो एक तरह से एक्यूमुलेट हो गया है, और जब वो टूटेगी तो कितनी बड़ी तादाद में वो पानी जो है वो एकदम से नीचे आके गिरेगा, और इतनी ऊंचाई से आ रहा है तो हजारों फीट की ऊंचाई से जब वो नीचे आएगा तो उसके अंदर कितनी वेलोसिटी होगी, कितना प्रेशर होगा, तो आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। और इसीलिए लगातार चॉपर से नजर रखी जा रही है, लगातार स्टडीज जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ अलर्ट कर सकते हैं और आसपास के इलाकों को खाली करा सकते हैं। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त ये झील फट सकती है। नेपाल में अलर्ट के बीच त्रिशूली में रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। नेपाल सेना के अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीब 2 फीट वाटर लेवल बढ़ा है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें लेकर सेना के बनाए कैंपों में ले जाया जा रहा है। तो इस भयावह हादसे के बीच में कभी कभी जिंदगी की उम्मीद जो है वो जग भी रही है। कई लोगों को जिंदा भी इस मलबे से निकाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वो एक राहत की खबर तमाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में जुड़े हुए लोगों के लिए इस तरह के लोग लेकर आते हैं।
लोग इस समय रेस्क्यू करके आए हैं, जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं, उनको लाया गया है। छोटे बच्चे जो कि इस समय उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, वो यहाँ पर है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पे इस समय हेलीकॉप्टर के जरिए जो रसुआ एरिया है, उसके अलावा बुटकोशी एरिया, उसके आसपास के सभी एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लगातार बढ़ रहे हैं। जो मिसिंग लोग हैं उनकी संख्या बहुत है। मलबा करीबन 10 से 15 फीट का था, जिसकी वजह से उनको बाहर सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लगातार आवाज आप सुन रहे होंगे, साथ में रेस्क्यू और रिलीफ चल रहा है और ये तस्वीर इस समय आर्मी बेस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आपदा के समय में मदद की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो अभी मोदी जी के साथ वो बहुत अभी हमारा वो रिश्ता सिर्फ एक का वो निबोर्स का सिर्फ नहीं है, वो हमारा कल्चर हर तरह के हमारा रिश्ता है। इसीलिए अभी मैं वहाँ से कहते हैं कि वो लंबे समय जब मोदी जी ने वहाँ इंडिया में अब प्रधानमंत्री के हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं और नेपाल के लिए हमको विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेंगे। हम ये इरादा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और कंट्रोल रूम सेटअप करने के साथ साथ सभी लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी मिसिंग है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दें, उसकी डिटेल यहाँ पर दें। एक बार फिर से मैं आपको पूरी जगह दिखा दूं कि यहाँ पर नेपाल आर्मी लगातार लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट करने के काम में जुटी हुई है। उसके साथ साथ पीछे कैंप तैयार किया गया है जहाँ पर जो महिलाएं हैं जो रेस्क्यू और इवैक्यूएट होकर आ रहे हैं, जिनको फर्स्ट एड की भी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को यहाँ पर रखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो रसद पहुँचाने का काम है वो जारी है, क्योंकि 72 घंटे होने जा रहे हैं और उसके बाद आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर बीतते पल के साथ जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं, उन्हें जिंदगी की उम्मीद कम ही होती नजर आ रही है, क्योंकि इतने ज्यादा मलबे में, मड में लोग अगर फंसे भी नीचे दबे भी रह गए हैं तो वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंची होगी, किस तरह से वहां तक पहुंच पाए होंगे। लेकिन फिर भी अच्छी खबर आती है, देखिए कि किस तरह से इस मलबे के बीच में से जिंदा लोगों को भी निकाला जा रहा है। कल 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे भी वहां पर इस रेस्क्यू मिशन में निकले थे। तो जिंदगी की उम्मीद भी लगातार रह रहकर बंध रही है और वही इतनी बड़ी त्रासदी से लड़ने की ताकत भी बन रही है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस त्रासदी को समझेंगे, इसके इफेक्ट, इंपैक्ट और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है उसकी आशंका को भी टटोलेंगे। हमारे साथ रवि धामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बताएं युक्तेश्वर कुमार हैं, चीन मामलों के जानकार हैं, चीन से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर CS दुबे, जियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और प्रोफेसर अंजल प्रकाश, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि धामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल वहां पर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है? हम तक जो खबर पहुंच रही है वो ये कि अभी तो झील जो थी, जो ग्लेशियर टूटने के साथ जो प्राकृतिक झील बनी थी, वो ओवरफ्लो हुई, तब इतनी तबाही आई। वो कभी भी टूट सकती है, इसकी आशंका से उस एरिया में चॉपर से निगरानी रखी जा रही है। वहां पर लगातार लोगों को हटाया जा रहा है। इस पर क्या अपडेट आपके पास? जी, जो अभी ये पहले हादसा हुआ, 72 घंटा पहले का जो हादसा हुआ, वो हादसा होने के बाद वो जो नदी में एक कृत्रिम ताल बनी हुई है अभी, वो ताल का ओवरफ्लो होने के एक सूचना अभी मिला। सूचना मिलने के बाद नेपाल गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट से नेपाल गवर्नमेंट को सूचना दी गई, क्योंकि पिछले टाइम पे चाइना गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट को इसके बारे में सूचना टाइम पे नहीं दे पाई, इसलिए ज्यादा मतलब ज्यादा लोग कैजुअलिटी हो गई, रेस्क्यू टाइम पे नहीं दिया गया करके ऐसा इस तरह का एक बात आई थी। लेकिन इस बार वो ओवरफ्लो होने के अभी तुरंत बाद नेपाल गवर्नमेंट ने उसके आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को नदी किनारे से हटवाया गया था और जो रेस्क्यू टीम थी उनको भी वहां से हटाया गया था। लेकिन जो अभी आया इतना प्रॉब्लम वाला बात नहीं थी। उन्होंने बोला है कि अभी इतना ये झील नहीं टूटी है और झील टूटने के बाद थोड़ा बहुत ज्यादा रेस्क्यू हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल ठीक है, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि पिछली बार जो हुआ, ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर अपने साथ तबाही लेकर आया, बड़े बड़े टुकड़े बर्फ और पानी पूरा ओवरफ्लो होते हुए नीचे आया। इस बीच जो ग्लेशियर टूटने का रास्ता था, उसमें 6 किलोमीटर नीचे दूर आके एक, जहां पर 2 नदियां मिलती हैं, वहां पर एक प्राकृतिक तालाब जिसे कह लीजिए, झील कह लीजिए, वो वहां पर बन गया है। वो अभी ओवरफ्लो हुआ है, वो टूटा नहीं है। तो यानी कि परसों की त्रासदी जो थी वो ग्लेशियर टूटने के बाद आई।
अब जो ओवरफ्लो हुआ है, वो जो प्राकृतिक झील बन गई थी उससे जो ओवरफ्लो हुआ है, अभी जो पानी बढ़ा है, जो थोड़ी सी वहां पे स्थिति ऐसी चेतावनीपूर्ण हो गई थी, वो उसकी वजह से हुई है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। युक्तेश्वर कुमार जी चीन से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर अंजल प्रकाश क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अंजल प्रकाश, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये जो प्राकृतिक झील बनी है ये टूटेगी ही टूटेगी, या इसके टूटने में साल 2 साल कभी कभी वक्त लग सकता है? आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको उसको वॉच करना होगा। हाँ, तो ये बात बहुत सही है कि इसका जो टूटना है वो बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई छोटी सिस्मिक एक्टिविटी हो गई, समझिए हल्का सा भूकंप आया, उसमें दरार पड़ सकती है। अगर पानी बहुत ज्यादा भर गया, समझिए, और जो ग्लोबल, मैं तो ग्लोबल वार्मिंग बोलता नहीं, अब तो ग्लोबल हीटिंग ही बोलता हूँ। ये हीट का जो चक्कर चल रहा है, तो इतनी गर्म जो हमारा वैश्विक तापमान हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो एक्चुअली टूट रहे हैं। जो परमाफ्रॉस्ट है, जो ग्लेशियर जिससे बनते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो भी बहुत ये में मतलब वार्मिंग के कारण वो भी ढीले पड़ चुके हैं। तो ये जो है, इसको तो मैं ये बोलता हूं, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, ये आज न कल तो होना ही है। वो कब होगा उसका एक मसला है और उसका एक टाइमिंग का फैक्टर है, जिसको हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा मीना जी। बट एक बात और मैं कहना चाहता हूं पीना जी यहाँ पे, कि जो इस तरह के बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, स्पेशली जो क्रिटिकल ग्लेशियर्स हैं, और वहां पे जो ग्लोफ इवेंट हुआ है, उसका मैपिंग ऑलरेडी बहुत बार साइंटिफिक कम्युनिटी ने किया है। लेकिन ये साइंटिफिक कम्युनिटी के जो साइंटिफिक पेपर्स हैं, उनका जो उनका जो रखना पड़ेगा, उसका इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार तक पहुंचना, और उस बीच में जो तालमेल होता है, वहां पे कहीं कमी है। नहीं तो अभी भी हमें वेकअप कॉल है इसके लिए कि कभी भी हम उसको वो बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत सारे नेपाल में 46 करीब तो नेपाल में ही है, जिसकी इसी मोड जो एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्था है, जो कि इंटरगवर्नमेंटल संस्था है। मैं उसमें काम कर चुका हूं 5 साल, और हमने ये रिपोर्ट जो है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं जिसको संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है पिनाक जी। तो कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया गया, वक्त रहते चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ, तो कहीं लापरवाही भी हुई है। और अभी धामी भी कह रहे थे कि चीन की तरफ से हमें अपडेट मिलने में एक लंबा वक्त लग गया, जिसकी वजह से वहां से जो नीचे के इलाके थे, कि भाई वहां पर अगर ग्लेशियर टूटा है सबसे पहले तिब्बत की तरफ, चीन की तरफ, तो वहां से अगर वक्त रहते इंफॉर्मेशन मिल जाती, तो एक 40 मिनट तक का डिले हुआ उसमें, 40-45 मिनट का, जिसकी वजह से लोगों को वक्त रहते उन स्थानों से हटाया नहीं गया, क्योंकि रिवर का फ्लो तो मालूम था ना कि टॉप से नीचे आएगा और उसके आसपास के इलाकों को खाली कराना है। युक्तेश्वर कुमार जी, ये एरर कैसे हो गया? भाई ये तो एक इंटरनेशनल लॉज होते हैं ना कि आपकी जिम्मेदारी होती है, तुरंत अगर आपके यहाँ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप नेबरिंग कंट्री जहां उस रिवर का फ्लो है, जहां उस रिवर का रास्ता है, आप बताएंगे, अपडेट देंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी है और सही बात है, क्योंकि चीन में जो है वो हायरार्किकल सिस्टम होता है। तो कोई भी चीजें जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो बिना पेचिंग के, ग्रीन सिग्नल के, वो तुरंत नहीं बता सकते हैं। तो एक सिस्टम का भी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। और इसमें दो संदेह नहीं है कि अगर समय पर इस चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो नेपाल में अगर पहुंच जाती समय से, तो शायद ये इतना नहीं होता। क्योंकि हालांकि ये केवल भूगर्भीय घटना नहीं, मुझे तो लगता है ये अभी जैसे प्रोफेसर अंजन प्रकाश जी ने बहुत सही बताया कि इसके मौजूद दीर्घकालीय पर्यावरणीय और मानवीय कारण भी है, और इसमें चीन का भी कारण बहुत ज्यादा। मैं 1 मिनट और लूंगा। बिल्कुल, आप समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो उपलब्ध वैज्ञानिक, उपग्रहीय और भूकंपीय आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि यह मूलतः एक अत्यंत तीव्र प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन ये हमारे लोगों के द्वारा बनाया भी गया हुआ है। तो मेरा विचार है यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि चीन में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, रन्युआन उलुई पियो चीनियो। अगर हम दूर की चिंता नहीं करेंगे तो निकट भविष्य में संकट हमारे सामने खड़ा होगा, और हो चुका है। तो एक चीनी विशेषज्ञ और नीति विशेषज्ञ के रूप में यह मैं मानता हूं कि हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे बड़े पैमाने के, जैसे गिरोंग जो है लैंड पोर्ट है, और उसके आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी निर्माण हुए हैं, सड़कें, सुरंगें, पुल, बुनियादी ढांचा,
ये सब आर्थिक संपत्ति के लिए या संपर्क के लिए, उन्नति के लिए आवश्यक है। लेकिन हमें क्या माउंटेन इकोलॉजी और कैरिंग कैपेसिटी को पर्याप्त महत्व देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हिमालय कोई सामान्य भूभाग नहीं है, यह एक अत्यंत नाजुक और जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। तो हमें काफी ख्याल रखना है, क्योंकि चीन में एक और प्रसिद्ध कहावत है, छियनली ट्रुती खुई ईश्वे, 1000 सा भी लंबा बांध एक चींटी के छोटे बिल से भी ढह सकता है, जो कल हुआ है। तो इसके पीछे मेरा यही कहना है कि पर्यावरणिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जो वहां पे, जैसे मैंने बताया, गिरोंग इलाके में काफी जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उसमें छोटी सी भी इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस बहुत बड़ा संकट का कारण बन सकता है। संकट आ रहा है और दिक्कत यह है कि चीन की तरफ से ज्यादा ये संकट जो है नेपाल को झेलना पड़ रहा है, और उसका असर जो है फिर आगे आके जहां जहां वो रिवर का पूरा का फ्लो होगा, वो सभी चीजें इफेक्ट होंगी। आज ये एक छोटा, अगर ये जो ग्लेशियर है ये टूटा है, बताया जा रहा है कि जो ग्लेशियर जो टूटा है वो कई फुटबॉल स्टेडियम, उसका जो आकार था वो कई फुटबॉल स्टेडियम के बराबर का था। तो आप सोच के देखिएगा कि कितनी बड़े पैमाने पर ये तबाही और त्रासदी है कि ऊपर से जब ये नीचे आया, ये आप उसका बहुत ही जिसे कहते हैं कम इफेक्ट देख रहे हैं। टूटा तो इतना बड़ा ग्लेशियर था, जब वो नीचे आते आते हजारों फीट की ऊंचाई से जब वो नीचे आया है, तब आके सोचिए, तब भी अगर इतना वेग, इतना इंपैक्ट अपने साथ था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो इमिग्रेशन काउंटर जो था वहां का पूरा, उस पर जिस तरह से उसने वेग से प्रहार किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी ताकत खुद ब खुद जिसने भी देखा उसे समझ में आ रही थी। हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे भी जुड़े हुए हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। सर, अभी जो बात प्रोफेसर अंजल प्रकाश ने कही, जो बात युक्तेश्वर जी ने कही, वही बात को मैं आपके पास लेके आना चाहूंगी कि चीन ने जिस तरह से ताबड़तोड़ बांध बनाए हैं, जिस तरह से उसने लगातार वहां सुरंगें बनाई हैं, जो सड़कें काटी हैं, उसने नदियों का रास्ता जिसे कहते हैं पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया है। तो उसकी वजह से भी ये जो लगातार नेपाल में पहली बार नहीं है, इस तरह से हम बार बार त्रासदी देख रहे हैं, वो उस कारण से भी हो सकती है। देखिए, एज ए जियोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगा कि मैं चीन के या किसी और के उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लैंडस्लाइड, ये जो ग्लोव बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं, ये जब भी फ्लड्स आते हैं, ये एरियाज जो है नोन एरियाज हैं। जैसे कि अभी अंजल प्रकाश जी ने बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे ग्लेशियल लेक्स बनी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जब बड़ा हैवी रेनफॉल होता है तो लैंडस्लाइडिंग होती है, और उसके साथ एवलांच और जो आइस आता है, और उसके साथ जो डेब्रिस फ्लो होता है, वो आप सोचिए कि इतने हाई एलिवेशन से एकदम जब लोअर एलिवेशन पे आएगा तो 180 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से वो जो पानी है वो नीचे आएगा नदी के अंदर। और वैली जो है बड़ी नैरो है, जो ऊपर नीचे वैलीज जो है चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन ऊपर बड़ी नैरो होती हैं। तो ये जो डेब्रिस आता है, ये सीधी तरह इफेक्ट करता है। चाइना में भी इफेक्ट किया इसने, यहाँ पे भी इफेक्ट किया, सब जगह ये इफेक्ट करता है। और इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी से देखा है तो पता चलता है कि डेब्रिस फ्लो है बहुत जबरदस्त, और ज़्यादा जो है लैंडस्लाइडिंग और डेब्रिस फ्लो और एवलांच की वजह से हुआ है, जिसमें ग्लोव भी शामिल है और हैवी रेनफॉल भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें मिला के, और वहाँ के जो रॉक टाइप्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं। हायर हिमालयन क्रिस्टाइल्स और जो साउथ तिब्बत डिटैचमेंट के साथ जो रॉक्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हैं। वो बड़ी जल्दी डेब्रिस भी और हार्ड रॉक्स भी दोनों मिला के वो एक बड़ा अच्छा मिश्रण बनाती हैं, जो कि बड़ी स्पीड से नीचे जाता है। आपने देखा कितने बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं स्पीड से उछल के आते हैं, तो क्या बचेगा उसके अंदर। तो इसमें मैं चीन को या भारत को या नेपाल को मैं इसमें नहीं लेता। इसके लिए तो साइंटिस्ट और प्लानर्स, उनको मिलके प्लान करना चाहिए। आपको पता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ वल्नरेबल एरियाज हैं, और उसके लिए आपको जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं, आप पीजोमीटर्स लगा सकते हैं, आप सेंसर्स लगा सकते हैं, आप कई जगह लगा हुआ है। जैसे नॉर्वे में लगा हुआ है लैंडस्लाइडिंग के लिए, ग्लेशियर्स के लिए जगह जगह लगा हुआ है। आप इस तरह से यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मॉन्ट ब्लैंक के ऊपर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हिमालय पे भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, जिसके अंदर पता चले कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे नहीं है, और उन खतरों को जो है संभालने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लोग होने चाहिए, और हमारे पास सामान होना चाहिए उसको डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। ठीक है।
तो यानी कि ये नेचुरल डिजास्टर है, इसको मैनमेड डिजास्टर कहना प्रोफेसर दुबे की नजर में सही नहीं होगा। हाँ, मैनमेड तरीकों से जो साइंस ने तरक्की की है, जो इक्विपमेंट हासिल किए हैं, वो मददगार साबित हो सकते थे। ये प्रोफेसर दुबे का व्यू है। प्रोफेसर अंजल प्रकाश, क्योंकि बहुत करीब से उन एजेंसीज के साथ जो ग्लेशियर्स की स्टडी करती हैं, उस इलाके में कौन से ग्लेशियर ऐसे हैं जो कभी भी टूट सकते हैं बताती हैं, तो वहां जुड़े रहे हैं, 5 साल काम किया है। प्रोफेसर अंजल प्रकाश, आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि एवलांच, ग्लॉफ, बारिश, इन तीनों के कॉकटेल ने तबाही मचाई है। इसमें चीन की तरफ से जो बांध बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रिवर बेड्स जो हैं उनको डेविएट किया जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। जी देखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन है कि ये मैन मेड है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, मैं इसको डेफिनेटली मैन मेड मानता हूं और ह्यूमन मेड मानता हूं, क्योंकि अगर आप 2023 की आईपीसीसी रिपोर्ट देखें तो उन्होंने वर्डिक्ट आउट कर दिया है कि इसमें कोई भी शक नहीं है वैश्विक स्तर पर कि जितने भी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, वो एक्सट्रीम इवेंट जिस तरह के हो रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये आपको मैं समझा देता हूं और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से समझा देता हूं कि ये हुआ क्यों। ग्लोबल जो वार्मिंग है वो ऑलरेडी हम 1.5 डिग्री करीब पहुंच चुके हैं, जो कि एंड ऑफ सेंचुरी टारगेट था। 75 साल पहले हमने उसको कर लिया है। हम बहुत जल्दी से हमारे जो वैश्विक वार्मिंग हो रही है, अभी मैं तो हीटिंग बोलता हूँ, वार्मिंग नहीं बोलता हूँ, तो वैश्विक जो हीट हो रहा है वो बढ़ रहा है। एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, जो ऊपर जितना आप जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य से नजदीक है, उनमें वार्मिंग ज्यादा है। वहां पे करीब 1 डिग्री से ऊपर ज्यादा जो नॉर्मल वार्मिंग है, ग्लोबल एवरेज से ऊपर ही रहता है वहां पे वार्मिंग। तो ग्लेशियर्स जो हमारे हर समय जो कट के जो आप इवेंट देख रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं इंप्लीकेशन जो है वो हम देख रहे हैं इस वक्त। तो ये टोटली हमारा किया कराया है। 2000 साल की जो हिस्ट्री है हमारी, जिसमें रिकॉर्डेड एविडेंस है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का ये एविडेंस है, उसके कारण ये बताता है कि ये पूरा का पूरा जो है वो ह्यूमन मेड है। पहले नंबर 1 है। दूसरी बात जो वो है कि क्या हम इसको हम रोक सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना तो वो सब कंट्रीज 192 193 कंट्रीज आप वापस आएंगे, साथ में आएंगे। उन्होंने पैक्ट किया है, हमने ऑलरेडी 1.5 डिग्री का प्लेज लिया था, लेकिन हम उससे ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुके हैं। तो ये तो एक दूसरी बात है। बट यहाँ पे जो मैं इसमें प्रोफेसर दुबे से इत्तेफाक रखता हूं कि जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली हम इसको एडवांस कर सकते हैं। इसमें ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग होती है, बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग होती है। चाइना इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैज डन वेरी गुड मॉनिटरिंग। इंडिया भी इसरो बहुत अच्छा से मॉनिटरिंग करती है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होती डेटा, क्योंकि हमारा जो पूरा साउथ एशिया सिस्टम है वो कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन सिस्टम है। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल। तो ये जो हम फ्रैगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग है, इसके कारण हम जो आपस में शेयर नहीं करते डेटा। और मैं युक्तेश्वर साहब जो बोले, उन्होंने उनकी बात भी बहुत सही है कि ये इंफॉर्मेशन चाइना के पास बहुत जरूरी होगी, क्योंकि उनके पास रहती है इंफॉर्मेशन। ये ब्यूरोक्रेसी में फंस करके कैसे इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ी है, उसका एक वो जांच का विषय है। और रवि जी भी ने जो बहुत अच्छी तरह से बताया कि पहले वाले में, दूसरे वाले में आप देखिए तो अभी वार्निंग चाइनीज वार्निंग आ गई है ऑलरेडी कि अगले 75 घंटे जो है वो बहुत क्रूशियल है, कभी भी लेक फट सकता है। ये वार्निंग हमें पहले मिलती तो जितने लोग थे उनको हटाया जा सकता है। और मैंने नेपाल में काम किया है। नेपाल के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है बहुत सोफिस्टिकेटेड है। मैं उनके लोगों से बहुत नजदीक से काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से, जितना उनके पास संसाधन है, नेपाली जो संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। और इसमें कोई भी ये शक नहीं है कि अगर इंफॉर्मेशन उनके पास होती तो वो तुरंत से, और आज की जो नई सरकार है उसमें और भी बहुत ज्यादा उन्होंने मेजर्स लिए हैं। तो आई टोटली गेट दैट नेपाली इंस्टीट्यूशन कैन डू दिस एंड डिलीवर इट, एंड दे डू इट ऑलरेडी नाउ, बट इट शुड हैव हैपेंड बिफोर। ठीक है रवि जी, क्या नेपाल के लोगों में गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है कि भाई चीन वैसे तो नेपाल का हितैषी बना फिरता है, चीन की तरफ से भी कहा जाता है कि हमारे लिए पितृतुल्य, मतलब अगर भारत और नेपाल की बात करें तो माता पिता की तरह से, वो दोनों में भेद नहीं कर सकते, अब इतनी मोहब्बत है अभी चीन से। तो चीन से जो ये डिले हुआ, जो वहां पर हजारों लोगों की जान का और इतनी बड़ी महातबाही का वजह बना, तो वहां के लोगों में आक्रोश नहीं है? वहां के मीडिया में सवाल नहीं पूछा जा रहा कि भाई चीन के पास, जैसा कि प्रोफेसर अंजल प्रकाश ने कहा कि उनके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट्स हैं ग्लेशियर्स को स्टडी करने के, और वहां तो हादसा हो गया ना, वहां तो टूट गया ग्लेशियर, तो वेल इन टाइम इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या चीन से सवाल नहीं है? जी पिना जी, ऐसा लगता है हमें, क्योंकि उनका जो इमिग्रेशन ऑफिस है, कस्टम ऑफिस है, उनका इमिग्रेशन
कस्टम ऑफिस ये भी चला गया, वहाँ के उनके लोग भी दबे हुए हैं। ये जो हादसा हुआ उनको भी बताते बताते बहुत जल्दीबाजी हो गई कि उनका अपने लोगों को भी वहां से वो लोग बाहर नहीं कर पाए। Okay. तो इस वजह से क्या हो सकता है कि उनको उन लोगों को पता कम होगा, मतलब बहुत जल्दीबाजी में हो गया। और वो क्योंकि दो देशों का सिस्टम है, अभी इसी हिसाब से मुझे लगता है आज बीजिंग में वहाँ के प्रेसिडेंट खुद शी जिनपिंग ने इसके लिए मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में ये जो इसको केरुंग काउंटी के अंदर ये पड़ता है, तो उसके रेस्क्यू के लिए अंतरराष्ट्रीय हिसाब से मतलब समन्वय करने के लिए वहाँ ये एक डिसीजन कर किया है, मतलब वहाँ का मीटिंग में वो एक पास किया है। और आपको ये एक बता देता हूँ मैं, जैसे ये अभी तीनों देशों में इसका हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चाइना में भी 500-700 लोग मिसिंग में हैं, नेपाल में मिसिंग है, और नेपाल में 33 देशों के लोग मिसिंग में हैं अभी। तो एक नेपाल गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा चीज ये किया कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है एक रेस्क्यू और दूसरा लापता लोगों का ढूंढना। इसके लिए अब किस हिसाब से रेस्क्यू आगे बढ़ा जाएगा, ये नेपाल गवर्नमेंट ने आज ही से एक मतलब ऐप लॉन्च किया है, ये सेतु रैपिड ऐप करके ना, सेतु रैपिड ऐप करके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ये ऐप लॉन्च किया गया है। अभी दोपहर तक इस ऐप में कम से कम 1500 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, मतलब लोगों को ढूंढने के लिए, और उसमें कम से कम 12,000 लोगों मिसिंग है, इन लोगों को ढूंढना है करके उसमें एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। तो मतलब ये 12,000 लोग मिसिंग, रवि धामी जी, तो बहुत बड़ा नंबर है। ये गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री कार्यालय के माता जो आईटी सेल है, वो आईटी सेल ने ये ऐप लॉन्च किया है। और उसमें मुझे आपको एक डाटा ही देता हूँ, 1567 लोगों ने उसमें फॉर्म मतलब फुलफिल किया है। उन लोगों में 12,000 लोग मिसिंग दिखाया गया है। 12,000 लोग मिसिंग है। सोचिए कि जिन लोगों ने इस ऐप के जरिए ये बताना है कि मेरे जानने वाले कौन कौन लोग मिसिंग है, 1500 लोग आप कह रहे हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, और हर एक ने डेटा अपडेट किया है इसमें कि भाई मेरे इतने जानने वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहे हैं, और ये ऑफिशियल डेटा आप बता रहे हैं। तो इतनी बड़ी इस त्रासदी का जो जिसे कहते हैं इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन पहली प्राथमिकता है, और जब काउंटिंग होगी कि भाई कौन कितना कहां मिसिंग है, तो उसके बाद ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, ये सोच के ही रूह कांप जाती है। युक्तेश्वर कुमार जी, फिलहाल चीन की तरफ ये सवाल आप कह रहे हैं लाल फीता शाही में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको अभी जो बात चल रही थी, हो सकता है मिस हो गया। मेरे पास कोई डायरेक्ट ऑब्वियसली मैं तो उनके इंस्टीट्यूशन से जुड़ा तो हूं नहीं, लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि ये जो है केवल नेचुरल हजार्ड नहीं है, ये नेचुरल हजार्ड एम्प्लीफाइड बाय ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है। तो मतलब है कि प्रकृति ने तो डिजास्टर किया, लेकिन हमने, और जो वहां पे हिमालय के घाटियों में तेजी से जो वार्मिंग का काम हो रहा है, जो पुलें बनाई जा रही हैं और ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो ये उसका ट्रिगर है। और इसीलिए अभी बहुत जल्दी से कभी भी हम किसी भी निष्कर्ष पे तुरंत तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि हिमालयाज आर नॉट एन ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन जोन। जब हम माउंटेन को काटते हैं, रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं, और ये जो सारा काम हो रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा हम जो जान सकते हैं ये नेपाल से उत्तर में हो रहा है। तो छोटी छोटी इंटरवेंशन मिलकर माउंटेन सिस्टम की वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकती है। चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, मैं हमेशा कुछ प्रोवर्ब का यूज करता हूं, जी थू छंगसान फंगी सिंगे। मतलब हुआ कि छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे थू का मतलब हुआ मिट्टी, ये मिट्टी मिल मिल के पहाड़ बना सकती है। थोड़ा सा भी अगर बारिश और अगर हवा बही तो ये बहुत बड़ा प्रभाव कर सकती है। तो मेरा कोई ब्लेम गेम का क्या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल हम सब दोस्त लोगों से है, इंडिया से भी है, नेपाल से भी है, भूटान से भी है, कि अगर हम प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी को अगर हम अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आज की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, नेपाल हमें कितना हिमालय हमें कितना ज्यादा
बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारा जो उत्तर से जो है बहुत बड़ा कोल्ड नहीं आता है, तो इसलिए हमारा मानसून काफी सारा चीज है, तो हमें बहुत बड़ा सुविधा देता है। लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो सुरक्षा का समाधान होने के बजाय हम कल की विपत्ता में चले जाएंगे। इसलिए नेपाली में भी हमेशा कहा जाता है, प्रकृति को सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करें। जी बिल्कुल, आप प्रकृति का सम्मान करें, वो आपका सम्मान करेगी। लेकिन हम जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, प्रोफेसर सी एस दुबे, ठीक है, ये घटना जो है, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसमें एवलांच भी है, जिसमें बारिश भी है, जिसमें ग्लेशियर का टूटना भी है, सब चीजों का कॉकटेल है। लेकिन जो युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि एम्पलीफाइड बाय मैन मेड कंस्ट्रक्शन, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि लैंडस्लाइड्स वगैरह जितने भी हो रहे हैं देश के अंदर, ये तो खैर मैं बहुत बार कह चुका हूँ टेलीविजन के ऊपर कि हम लोगों की कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लान जो है, स्पेशली जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, अभी पीछे कुछ दिनों बात हुई थी एक टेलीविजन चैनल पे कि जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसका हम पूरा 30 साल के अंदर या 35 साल के अंदर उसका क्या रुख रहेगा, उससे क्या प्रॉफिट होगा, उसके क्या नुकसान होंगे, उसमें क्या मेंटेनेंस होगी, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हम लोग नहीं देखते। तो ये मैन मेड अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग तो सब बता रहे हैं चल ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जब आप रोड्स बनाते हैं, जब आप हाई जगह पे, हाई स्टेजेस पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, जब तक कि आप पूरी एहतियात नहीं बरतोगे, पूरा आप उसको साइंटिफिक और प्लानिंग के अंदर जो प्लानिंग के स्टेजेस पे आप उसको अगर प्रोजेक्ट को नहीं बनाओगे तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। क्या होता है, आप छोटा सा कहीं पे भी जाते हो, आप जब सड़क बनाते हो या आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वहाँ की जो रॉक्स हैं वो सब जो है, और उसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ब्लास्टिंग होती है, कुछ और बारिश में जैसे है, बारिश में एकदम हीटिंग थॉइंग होती है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, जैसे विंटर होती है, तो उसमें फ्रैक्चर्स जो है उन पर असर पड़ता रहता है। और जब बारिश आती है और जब इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे वो फ्रैक्चर्स पे असर होता है और वो सब जो है गिर जाता है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन होगी, इस चीज का कोई ग्राउटिंग नहीं करते हम लोग, कोई इस तरह का ख्याल नहीं रखते कि भाई कहाँ पे हमें जरूरत है। जैसे यही है, ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर का आपको पता है कि ये फट सकता है, तो पहले तो वहां पे सबसे पहले तो नीचे का एरिया जो है उसको सेव करना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी मॉनिटरिंग है वहां पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और सैटेलाइट इमेजरीज जो है उसको नहीं यूज कर रहे हैं आप लोग। आप चाइना की बात कर रहे हो, आप इंडिया के पास इतनी अच्छी सैटेलाइट इमेजरीज है, जैसी मटेरियल वो क्यों नहीं करते हम लोग? सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू हम जो है अपनी मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग जो है अपने डिसीजंस जो है क्यों नहीं पहले से क्रिएट करते हैं? और आप प्री डिजास्टर क्रिएट करोगे, डिसीजंस क्रिएट करोगे, तो आप हमेशा लोगों की जान तो एटलीस्ट बचा सकोगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये तो आपदा तो आएंगी, सवाल ये है कि आप किस तरह से लोगों की जान बचाते हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एवलांच आने से नहीं रोक सकते, ग्लेशियर टूटने से नहीं रोक सकते, अगर ये प्राकृतिक ताल या झील बन जाती है उसे बनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि प्रकृति के पहाड़ हैं, संरचना ऐसी है। ग्लोबल वार्मिंग उसमें थोड़ा एड ऑन कर सकती है, लेकिन वो जो हो रहा है वो प्राकृतिक घटना है। लेकिन हमारे पास सैटेलाइट इमेज से लेकर ग्लेशियर की स्टडीज तक, उन सबको चीजें करने के लिए वार्निंग तक ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो वार्न कर सकते हैं। तो क्या वहां कुछ लापरवाही रह गई? उस पर भी जाहिर सी बात है, जब असेसमेंट होगा, रिपोर्ट बनेगी, तो चीजें निकलकर सामने आएंगी, नई सीख भी ली जाएगी। प्रोफेसर अंजल प्रकाश, अब एक बार फिर से उस खतरे की बात करते हैं जो नेपाल पे मंडरा रहा है। अब जरा हमें अगर आप समझा पाएं कि भाई ये खतरा, चलिए पुराने वाले का पता नहीं चला, चीन से गलती हुई, आपने असेस नहीं किया, आपके ग्लेशियर वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये जो झील बन गई है, ये सबको पता है, दिख भी रही है, हेलीकॉप्टर से इस पर नजर भी रखी जा रही है, चीन ने चेतावनी भी दे दी है। तो अब क्या करना है? सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता इंसान इसमें और इलाके को खाली छोड़ दें? पी के हिसाब से नेक्स्ट जो 72 घंटे हैं वो तो बहुत क्रूशियल हैं। अगर समझिए कि वो झील फिर से फटती है तो और डिवास्टेशन, भगवान न करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर होता है तो कुछ हिसाब से अगर वो बच जाए तो भी मैं कह रहा हूं कि जो उसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है।
आज न कल अगर वो झील फिर से भरती है, समझिए ग्लोबल वार्मिंग तो रुकी नहीं है, वो ग्लेशियर जो है वो फिर से टूट सकते हैं और फिर से ये बहुत क्रिटिकल जोन है। और जो पहले डिस्कशन हो रहा था, मैं उसको जोड़ना चाहूंगा इस बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये जो है 5,000 6,000 से ऊपर फीट के ऊपर की ऊंचाई में ये ग्लेशियर्स जहां से ये घटना हुई है। लेकिन जो नीचे का, वो बात बहुत सही है कि जो नीचे का जो एरिया है, खासकर जो रिवर बेड है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का जो एसओपी है वो मुझे लगता है कि वो नहीं देखा गया, क्योंकि ये सब बहुत क्रिटिकल जोन है। नदी जो है वो कभी भी निकल सकती है, बढ़ सकती है, उसके लिए आपको वो एरिया जो है आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा। आप देखिए, अगर आपको विजुअल देख रहे होंगे, दोनों साइड जो है घर बने हुए हैं और 3-3 4-4 स्टोरी घर बने हुए हैं, तो वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए, वो हम देख रहे हैं इस तरह से। तो एक तो है हम जिसको हम लोग क्लाइमेट पैनल्स में कहते हैं क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नाउ क्लाइमेट रिजिलियंट अगर आपको बनाना पड़ेगा तो आपको एक्सट्रीम जो इवेंट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप समझिए कि 300-400 मिलीमीटर की बारिश हो गई 3-4 दिनों में, तो वो एरिया वो क्या वो जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड हो, जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या वो सह सकती है कि नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपको 4 गुना 5 गुना कभी कभी 10 गुना जो है वो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, जो गरीब देश हैं वो नहीं कर पा रहे हैं इस तरह का। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट इक्विटी की बात है कि हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। ये दो नेपाल जैसे कंट्री है, भूटान है, ये रिसीविंग एंड पे है। इन्होंने कभी 1 इंच क्लाइमेट चेंज पे कंट्रीब्यूट नहीं किया। इनफैक्ट भूटान इज अ कंट्री विच इज क्लाइमेट नेगेटिव। नेपाल इज ऑल्सो द नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, फॉरेस्ट उनका जो है, तो उन्होंने बहुत उनके जो आम जो लोग हैं नेपाली, उनका जो जीवन है वो तो बहुत कंजर्वेशन के हिसाब से चलता है। तो हमने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हम उसके जो रिसीविंग एंड में है वो है। तो इसमें क्लाइमेट इक्विटी की बात भी आती है कि ग्लोबल कंपनी को, कम्युनिटी को अपने नाम होना पड़ेगा, उनको सहायता भेजनी पड़ेगी और साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना पड़ेगा और साइंटिफिक कम्युनिटी को मजबूत करना पड़ेगा नेपाल में। नहीं तो इस तरह के डिजास्टर होते रहेंगे। दूसरी बात और फाइनल बात मैं कहना चाहता हूं, जिसमें इस तरह की जो डिजास्टर, ज्यादातर जो नदियां हैं वो कैलाश मान 10 मेजर नदियां हैं, उस सब का ओरिजिन जो है कैलाश मानसरोवर से है। दैट्स द सेंटर। तो वहां से जो अर्वो जो कि तिब्बत में है, तो नेपाल, चाइना और इंडिया, ये तीनों कंट्री जो हैं, ये तीनों अफेक्टेड कंट्रीज हैं। ज्यादातर जो नदियां हैं उनका बहाव जो है, उद्गम जो स्थान है वो चाइना में है और जो ज्यादातर कैचमेंट है वो नेपाल में है। और इंडिया में खासकर बिहार और यूपी जो है, स्पेशली गंगा और यमुना के जो ट्रिब्यूटरीज है, उनका सब जो बाढ़ के होते हैं वो यूपी और बिहार में है। तो ये तीनों कंट्री के हिसाब से जो हमें देख के चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करें, और इस लेसन हम सीख सकते हैं इस आपदा से कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम तीनों कंट्रीज को मिला के इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। हम बहुत सारे काम, इंडिया और भारत और चीन के पास में बहुत अच्छे इक्विपमेंट है। इसरो इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव व्हिच इज सेंडिंग सैटेलाइट्स टू द वर्ल्ड एट मच चीपर रेट दैट इज देयर। सो हमारे पास टेक्निकल एक्यूमेंट की कमी नहीं है। चीन तो ऑलरेडी आगे है। नेपाल में के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, और ये सबको इनका मिला करके हमें लगता है कि तीनों का एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम नहीं हो सके, और उसका जो है उसको एज मच एज पॉसिबल हम उसको रोक सकें। खासकर जो क्रिटिकल जोन मैपिंग होती है, जिस एरिया से लोगों को हटाना होगा या उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं जो कि अब निकलेंगी और बातचीत होगी। आई होप बिल्कुल। और ये हर त्रासदी कुछ अपने साथ आपदा तो लेकर आती है, लेकिन साथ ही साथ आपको अगली त्रासदी से निपटने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए संदेश भी लेकर आती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन संदेशों को पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नेपाल के पिछले 10 सालों के इतिहास को उठा के देखेंगे तो भूकंप, लैंडस्लाइड लगातार वहां आते रहे हैं। तो ये कुदरत का प्रहार तो है ही, लेकिन क्या कुछ लापरवाही उन कुदरत की तरफ से हो रही इस आपदाओं की वक्त रहते वार्निंग में भी नजर आ रही है। रवि हमारे साथ इस वक्त, रवि धामी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या अब ये भी सुगबुगाहट है, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप देखिए लैंडस्लाइड, भूकंप, इस तरह से साल दर साल ये होता रहा है। 100 150 लोगों की जानें गई हैं। इस बार की त्रासदी एक अलग मैग्नीट्यूड की थी, लेकिन कहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई वार्निंग सिस्टम, इन तमाम चीजों में कुछ लूप होल्स चल रहे हैं। ग्लोबल वार्निंग सिस्टम तो ये अब है संसार में, वर्ल्ड में ये चल रहा है। तो जैसे ये केरुंग वाला बॉर्डर है, केरुंग वाला बॉर्डर में पिछले 14 महीने पहले भी सेम इसी टाइप का एक बाढ़ आया था, उसमें भी बहुत तबाही हुई थी, और वो चाइना साइड में भी हुआ था, वो नेपाल साइड में भी हुआ था।
क्योंकि उधर कस्टम में मतलब उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग बह गए थे, बहुत सारे धन माल का नुकसान हो गया था। फिर मैं तो क्योंकि 14 महीने पहले या 15 महीने पहले मैं कैलाश मानसरोवर तक उसी रास्ता होके मैं वहां तक गया था, क्योंकि मैं 10 दिन का उस टाइम गया था। तो वहां का मुझे अब एक्सपर्ट लोग और बताएंगे इस बारे में। वहां का मतलब जो सड़कें बने हुए हैं वो सड़कें किस तरह के, मतलब इतना जल्दी इतना बहुत पक्का नहीं है ना, तो वो चीज धीरे धीरे दबते दबते मानव आवाजाही बढ़ते बढ़ते ऊपर चले गए हैं। और नीचे उसका जो चाइनीज साइड से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके वजह से भी ये चीज मुझे लगता है कि उस एरिया का जो ग्लोबल वार्मिंग है ज्यादातर उसी तरफ से पिघलते रहे माउंटेन, तो ये चक्कर भी मुझे ज्यादा लगता है। ठीक है सर, और अभी सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से वहां पे एहतियात बरती जा रही है? जो प्राकृतिक झील जो वहां बन गई है, तालाब जो बन गया है, और चीन ने अगले 72 घंटे बहुत क्रूशियल बताए हैं कि कभी भी वो तालाब जो है बारिश से, दबाव से या किसी सिस्मिक एक्टिविटी से फट सकता है, तो उसको लेकर क्या एहतियात कर रही है सरकार की तरफ से? जी पिनाक जी, मुझे लगता है कि जो अभी मैं इससे पहले बोला, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनिस्ट पार्टी के हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इसी उसमें, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में मतलब इंफॉर्मेशन आदान प्रदान चल रहा है अभी। और अभी वो रेस्क्यू जो चल रहा है क्योंकि अभी जो लोग जिंदा लोग हैं सकबर जिनके पास सांसें हैं उनको सकबर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देके उनको बाहर निकाला जाए। उसके बाद अब उससे ज्यादा आपको अभी मैंने बता दिया 12,000 से ज्यादा लोग मिसिंग में गवर्नमेंट के जो एप्स है ऐप में उन्होंने दर्ज किया है। वो लोग हो सके, जैसे अभी हम कुछ आर्मी ने पहले मलबा से निकाल के हम देख रहे थे, एक्सपर्ट लोग तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खुद अकेला एक आदमी किस हिसाब से निकल सकता है वहां से बाहर। तो सबसे ज्यादा चुनौती अभी ये है कि एक तो वो झील फिर कब टूटा रेस्क्यू भी आराम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम को भी उसका भी तो उसका टेंशन जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू टीम की जान आप खतरे में नहीं डाल सकते हैं किसी का रेस्क्यू करने के लिए। जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये जो मलबे में है, जो मलबे के अंदर से आदमी को कैसे ढूंढे, क्योंकि उसके लिए और इक्विपमेंट भी चाहिए और एक्सपर्ट लोग भी चाहिए, तो उसके लिए और ज्यादा सा पैसे भी चाहिए। ये सभी चीज देखते देखते आज अभी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग किया था, आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग, और इससे पहले कल प्राइम मिनिस्टर खुद सड़क स्थल में आकर होके मतलब घटनास्थल का उसका निरीक्षण किया था। और मतलब जो नेपाल गवर्नमेंट के पास हो सकता है वो सभी चीजों का उन लोगों ने बिल्कुल, इस त्रासदी का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है, हिंदुस्तान भी लगातार मदद भेज रहा है, हर मुल्क जो है अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज्यादा है, इतना भयावह है कि आप 12,000 लोग आप कह रहे हैं कि अभी भी मिसिंग हैं, सरकारी आपका ये आंकड़ा है, तो अपने आप में हर रेस्क्यू, हर रिलीफ ऑपरेशन बौना साबित होता हुआ नजर आ रहा है। युक्तेश्वर जी, ये जो आर्टिफिशियल ये जो प्राकृतिक तालाब जो बन गया है, आर्टिफिशियल तो कहना गलत होगा, जो प्राकृतिक तालाब जो बन गया है कभी भी फट सकता है, इसको लेकर चीन की तरफ से वहां पर आपको जो जानकारी मिल रही हो, क्या कहा गया है, इसको लेकर किस तरह की एहतियात दोनों तरफ बढ़ती जा रही है, मॉनिटरिंग कैसे हो रही है इसकी? बिल्कुल, अगर आप जो चीन का न्यूज़पेपर है रनमिन रिपाओ पीपुल्स डेली, जो कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिकली, वहाँ के सारे न्यूज़पेपर जो है कम्युनिस्ट पार्टी या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा न्यूज़ है, और कल सुबह में टेलीविजन में भी देखा कल, कि शी जिनपिंग जो है और ली छियांग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चावला जी, ये सारे लोग मिलकर के एक बैठक कर रहे हैं। तो और तुरंत ही, हालांकि शी जिनपिंग अभी एससीओ समिट के लिए जाने वाले हैं बाहर, लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग करवाया और बहुत अच्छे से इस बात पे बहुत जोर दिया कि कैसे हम इस मुश्किल को समझें और उसको सुलझाएं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें अंत में बोलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल बॉर्डर तो होते हैं, वो हमारे मैन मेड हैं, भारत और नेपाल का बॉर्डर हो, नेपाल और तिब्बत चाइना का बॉर्डर हो, लेकिन रिवर्स को ये पता नहीं होता कि कहां पे तिब्बत खत्म हुआ, कहां पे नेपाल शुरू हुआ और कहां पे भारतवर्ष शुरू हुआ। इसलिए सबसे ज्यादा आज जरूरत यह है कि अपस्ट्रीम देश जो चीन है और डाउन स्ट्रीम देश जो भारत और नेपाल है, इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोई डिप्लोमेटिक फेवर नहीं है, यह ह्यूमन सिक्योरिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
ठीक है। नेपाली में हम लोग कहते हैं हम ही सब एटो डुंगमा छो, हम सब एक नाव में ही है। चीन में भी वही कहावत है, थोंगचो कुंची। तो सब देशों की संस्कृति, लोग, खून जो है एक है, इसलिए अर्ली वार्निंग केवल शेयर नहीं करना है, उस पर काम करना है। ठीक है दुबे जी, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चूक, ठीक है ये एक नेचुरल डिजास्टर था, इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, प्रोफेसर यहाँ पर अंजल प्रकाश जी कह रहे हैं चीन के पास वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं स्टडीज के लिए, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में डिले हो गया, भाई त्रासदी आती, बिल्कुल ये ग्लेशियर फटता, फ्लैश फ्लड भी आता, लेकिन वहां जो नीचे डाउनस्ट्रीम पे लोग काम कर रहे थे उनको हटाया जा सकता था। जी देखिए, एक्चुअल में अगर आप जो भी प्रोजेक्ट्स देखें, जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट का, तो मैंने देखा कि जैसे अभी पीछे हमारे इंडिया में जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, वो पूरा का पूरा जो अर्बन एरिया था वो एक फैन के ऊपर बना था, ओल्ड फैन के ऊपर। और क्या हुआ कि वो जो रिवर फैन था, जैसे ही वो बारिश आई और उसका जो जब ये ऊपर से फ्लड आया, तो वो रिवर ने वही रास्ता पकड़ा जो फैन वाला रास्ता था, पुराना रास्ता, और पुराने रास्ते में सबका सब लेके चला गया। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत मायने रखती हैं कि कहाँ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। और उसके लिए मुझे तो लगता है दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि चाहे चीन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, हम सबको मिलके जो है हिमालय, क्योंकि सबके साथ मिला जुला है, इसके ऊपर जैसे कि पहले भी कहा, हमको मिलके एक प्लानिंग, एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसे हम कहें कि हम सेंसर्स के बेसिस पे हम एक ऑब्जर्वेटरी बनाएं जिसमें हम ये देखें कि कहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उनके लिए हम सॉल्यूशंस ढूंढें। देखिए, आप लड़ाई करते वार करते हुए एक अलग चीज है, लेकिन ये एक जो है आदमी के, इंसान की जरूरतों के लिए है, उसको हम देखें। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने अपने देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्बन एरियाज है, उनको आप देखो कि कहाँ आपने बनाया है उनको। क्या आपने किसी फैन पे बना दिया? क्या आपने किसी ऐसी जगह पे? फ्लड हजार्ड मैपिंग होती है हर रिवर की, फ्लड हजार्ड इस एरिया में 10 से 12 डैम प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, रन ऑफ द रिवर। अब 10 से 12 रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के साथ जो आपने वहां पे जो चेंजेस लेके आए हो, उसके साथ जो अर्बन डेवलपमेंट लेके आए हो, क्या आपने फ्लड हजार्ड किया होगा? जरूर किया होगा। जब आप इस तरह के डैम्स बनाते हो तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी? चलिए, कुछ लापरवाहियां हुई हैं। प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते, ग्लेशियर टूटेंगे, अवलांच भी आएंगे, बारिश भी होगी, और इसी तरह से ये जो नेचुरल तालाब जिसे कहते हैं, आप झील कह लीजिए, वो भी बनेंगे, वो भी कभी भी टूट सकते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन आप कितने तैयार हैं, अर्ली वार्निंग से और सिस्टम से आप कितने इक्विप्ड हैं, और उसका एनालिसिस करके आप अपनी जो रिहाइश है कहां और कैसे बनाते हैं, इस पर आपको सजग रहेंगे तो कम से कम जान की जो नुकसान है उसको आप कम कर सकते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।